अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने एक सिविल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म कर लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे आज पेपरा की, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ऑर्डिनेंस भी है और इसके अलावा इसके रूल्स भी हैं। दोनों चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं तो वो हमने कवर करनी है। 2002 में ये ऑर्डिनेंस आया था और 2004 में इसके रूल्स आए थे, ठीक है। बेसिकली पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया था गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की परचेजेस को रेगुलराइज करने के लिए। जैसे कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इनकी 50% होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग वो गवर्नमेंट की होती है, बाकी 50% पब्लिक में होती है, ठीक है। जैसे कि पीआईए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी कि ये एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उसी सिलसिले में मैंने बताया था कि हमने कंप्लीट उसके तहत देखना है कि ऑर्डिनेंस के तहत उनकी परचेजिंग को किस तरह से रेगुलराइज करना है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट की जो परचेजिंग होती है मिलियंस बिलियंस में होती है। इस वजह से उन चीज़ों को बहुत रेगुलराइज करने के लिए ये बनाया गया था कि आपने इस तरह से परचेजेस करनी है। और इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट टेंडर आएंगे तो उनको बिडिंग प्रोसेस कैसे होगा, बिडिंग ओपन किस तरह से होगी, बिडिंग का वेन्यू किस तरह से होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी ऑर्डिनेंस में और रूल्स के अंदर डिस्कस होगी, ठीक है जी। अब अगर हमने प्रीमियम एक क्वेश्चन है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके 50% शेयर्स गवर्नमेंट के हैं ना, वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आप जाके चेक करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आपको 50% शेयर्स गवर्नमेंट के दिखते हैं तो वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब आप उसमें एक एक नाम नहीं लें, आप जाके चेक कर लें उसको ना कि कौन सी पब्लिक सेक्टर होंगी कौन सी नहीं होंगी। अच्छा जी, प्रिलिमिनरी में आ जाते हैं। तो शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट सेक्शन 1 था जो हमने कल लास्ट टाइम कर लिया था कि भाई एक तो ये पेपरा ऑर्डिनेंस कहलाता है, दूसरा ये पूरे पाकिस्तान में है और इसकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन थी वो 2002 थी, जिससे ये आ गया था, ठीक है। हम चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ जो कि डेफिनेशन का सेक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि कॉर्पोरेट लॉ हो, इनकम टैक्स हो या पेपरा हो, सेक्शन 2 नॉर्मली डेफिनेशन का ही सेक्शन बनाया जाता है जिसमें वो तमाम डेफिनेशन इंक्लूड होती हैं जो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर यूज हो रही होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें पेपरा का वर्ड आएगा, उसमें अथॉरिटी का वर्ड आएगा, तो अथॉरिटी के क्या मायने हैं, फंड्स का वर्ड आएगा, फंड्स के क्या मायने हैं, एमडी किसे कहते हैं, ये तमाम चीजें जो जो लफ्ज इस ऑर्डिनेंस में यूज हो रहे होंगे वो तमाम की तमाम डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है जी। अच्छा, डेफिनेशन में एक चीज याद रखिएगा कि एक डेफिनेशन इंक्लूसिव होती है, एक डेफिनेशन एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। अब जैसे ये बात कर रहे हैं ना अथॉरिटी मींस, तो अथॉरिटी मींस के बाद ये इसके अंदर ही रह के करेंगे, ठीक है। कि अथॉरिटी के मायने ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, जब वर्ड लगा हुआ ना मींस और ये सब, इसका मतलब होता है ये एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है। कि इसके अंदर ही अथॉरिटी के ये मायने, अगर आप किसी दूसरे ऑर्डिनेंस में आएंगे तो अथॉरिटी के मायने चेंज होंगे, कहीं और जाएंगे तो अथॉरिटी के मायने चेंज होंगे, आप कंपनी में आएंगे तो चेंज होंगे। यहाँ पे अथॉरिटी के मायने है एक्सक्लूसिवली इसके लिए यही है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करूं, जैसे कि आपने देखा होगा, आप देखेंगे आगे जाके कि जब उसके अंदर आप जाएंगे इनकम टैक्स के अंदर तो आप देखेंगे कि वहां पे कुछ इंक्लूसिव डेफिनेशन भी है कि सर्विसेज इंक्लूड्स। अब उसके मायने ये होते हैं कि देखें, एक तो वो सर्विसेज जो नॉर्मली सारी आपकी इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर होती हैं, ठीक है, जो आपकी डिक्शनरी में है, जो नॉर्मल बात है वो तो सबकी सब है, उसके अलावा भी ये सर्विसेज इंक्लूड है, ठीक है। जब इंक्लूड्स के वर्ड आते हैं ना तो ये कहलाती है इंक्लूसिव डेफिनेशन के। इसका मतलब होता है कि नॉर्मल जो डेफिनेशन आप मार्केट में लेते हैं इसके जहन में वो तो है ही है, उसके अलावा ये चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन जब मैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन की बात करूंगा तो वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी ऑर्डिनेंस के लिए, मतलब अथॉरिटी के मायने सिर्फ इसी ऑर्डिनेंस के अंदर पेपरा के, कहीं और अथॉरिटी के मायने कुछ और होंगे, ठीक है जी। और जब मैं इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि तमाम जगह पे तो वो चीज है ही है, जो सबने डेफिनेशंस दी हुई हैं सर्विसेज की वो तो इसके अंदर शामिल ही है, लेकिन उसके अलावा ये चीजें भी इसके अंदर शामिल हैं जो आगे लिखी हुई है, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो हम सबसे पहले आते हैं अथॉरिटी की डेफिनेशन पे। तो अथॉरिटी की डेफिनेशन, जब जब अथॉरिटी का वर्ड इसके अंदर यूज होगा, इसके मायने पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। इसके मायने पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं जो कि अंडर सेक्शन 3 के तहत फॉर्म हुई है, ठीक है। आगे आप पढ़ते जाएंगे ना, सेक्शंस भी ये सारे आएंगे। तो अथॉरिटी का वर्ड जब भी आएगा इसके मायने है पेपरा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बोर्ड के मायने जब भी आएंगे, बोर्ड का मतलब है जो सेक्शन 6 के तहत
बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा आपका वो सेक्शन 6 में बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट होने का तरीकेकार लिखा है, तो वो जहां पे भी बोर्ड का वर्ड आएगा उसके मायने हैं जो सेक्शन 6 के तहत बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। चेयरपर्सन मींस द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, जो भी बोर्ड का चेयरपर्सन होगा उसी को हम चेयरपर्सन कहते हैं। फंड मींस द फंड एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 9, सेक्शन 9 के तहत जो फंड्स बनाए जाएंगे। देखिए डेफिनेशन में आपको गो थ्रू करा रहा हूं, लेकिन आगे बारी बारी आती जाएंगी तो हम थोड़ा बहुत इसको देखते रहेंगे। ठीक है, फंड के मायने जो सेक्शन 9 के तहत फंड कॉन्स्टिट्यूट होगा वो फंड। जब भी इस ऑर्डिनेंस के अंदर फंड का वर्ड आएगा उसके मायने के वो रेफर कर रहा है सेक्शन 9 को, कि सेक्शन 9 के तहत जो फंड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो स्टैब्लिश्ड हुआ है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, गुड मींस, देखें, गुड मींस आर्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरी काइंड एंड डिस्क्रिप्शन including raw materials, product, equipment, machinery, spares and commodities in any form, and includes services incidental to installation, transport, maintenance, similar obligations related to supply of goods if the value of this service does not exceed the value of such goods. देखिए गुड्स को उन्होंने क्या बताया, नहीं सेक्शन देखो इसमें भी याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अब जैसे ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन कहीं नहीं पूछे जाते। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, देखिए पेपरा से जितना भी एमसीक्यूज आपका बनेगा ना, मैं ये समझता हूँ वो स्ट्रेट एमसीक्यूज होगा, वन लाइन एमसीक्यूज होगा, केस स्टडीज, सेक्शंस ये सब नहीं होंगे। ठीक है, इसका एमसीक्यूज अगर बनता है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, आपको डेफिनेशन होती भी होंगी, आगे डेज पे बहुत ज्यादा वर्क है तो नॉर्मली डेज से एमसीक्यूज आए हुए होंगे। ठीक है, लेकिन होंगे स्ट्रेट। अगर आपने पेपरा अच्छे से सिर्फ पढ़ा हुआ ही होगा ना तो वो चीज आप सॉल्व कर लेंगे, और इतना बड़ा पार्ट भी नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो आपका जो पिछला 70% गुजरा है कोर्स, वो बहुत बड़ा एरिया है, पेपरा बहुत छोटा एरिया है उसके मुकाबले में। आप देखेंगे ये 20% जो है, इसमें 27 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे ऑर्डिनेंस के अंदर 27 सेक्शन है और रूल्स हैं इसके अलावा हमारे पास। ठीक है, तो ये बहुत छोटा एरिया है। ठीक है, तो फंड के मायने जब भी इसमें यूज होंगे वो तो हमने बात कर ली। सेक्शन 9 गुड्स को उन्होंने बता दिया कि गुड्स के मायने कोई भी आर्टिकल, ऑब्जेक्ट जिसमें इंक्लूड उन्होंने कर दिया रॉ मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट हो गई, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गई, स्पेयर्स हो गए, पार्ट्स वगैरह, कमोडिटीज हो गई, या कोई भी ऐसी सर्विसेज जो किसी भी चीज की इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी थी। ठीक है, जैसे कि नेसेसरी पेमेंट, बातों का ऐसा होता है ना, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा लेकिन उसकी अगर आप नेसेसरी पेमेंट नहीं करें तो वो प्रोडक्ट आपके लिए यूजेबल या सेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीन इंपोर्ट कराई, मैंने वो मशीन इंपोर्ट कराई लेकिन मैं इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भर रहा। अब क्या, जब तक मैं इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरूंगा वो मशीन मेरे लिए यूजेबल या सेलेबल है नहीं है, क्योंकि वो कस्टम क्लियर ही नहीं हो रही। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नेसेसरी पेमेंट है। तो इस तरह की चीजें, तो उन्होंने बात साफ कर दी कि भाई मशीनरी, स्पेयर्स, कमोडिटीज ये सब तो इंक्लूड है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी हो, जैसे कि इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस के, जैसे कि फॉर एग्जांपल बादों बाद मैरीन इंश्योरेंस जरूरी होता है आपका ट्रांसपोर्ट के लिए, सी ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें जो कि इस सब के लिए जरूरी हैं, ठीक है, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में शामिल होंगी। लेकिन देखें ये है सर्विसेज सारी, इंस्टॉलेशन वगैरह, ये भी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगी, लेकिन बशर्त ये कि इनकी जो वैल्यू है वो गुड्स की वैल्यू से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा ना हो कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक मशीनरी आप मंगा रहे हैं 10 लाख की, उसको इंस्टॉलेशन करने के प्राइस है 15 लाख, तो अब ये चीज, वो जो 15 लाख है वो गुड्स में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि देखिए उसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही है आपकी प्रोडक्ट वैल्यू से। ठीक है, तो गुड्स की डेफिनेशन में उन्होंने बता दिया कि ना आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन वो तो सब है, इंक्लूड है उसमें रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीजें, उसकी स्पेयर्स, कमोडिटीज वगैरह, उसके अलावा कोई भी इंसिडेंटल सर्विस जो कि उसके ट्रांसपोर्ट से, इंस्टॉलेशन से या मेंटेनेंस वगैरह से लिंक करती हो, जरूरी है उसके लिए, वो भी हम गुड्स की डेफिनेशन में ही कंसीडर करेंगे। नहीं भाई, सेक्शन याद नहीं करते। ठीक है जी, अब बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर की, कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर मींस द मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 8। जो सेक्शन 8 के तहत मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको हम एमडी कहते हैं। ठीक है, बाज औकात देखें एमडी जो है एक सीईओ होता है एक तरह से। ठीक है, जैसे कंपनी में होता है ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे ऊंचा ओहदा जो होता है, तो इसी तरह से एमडी होता है।
ठीक है, जो भी शख्स सेक्शन 8 में अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर का है, जो भी उसके तहत अपॉइंट होगा उसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहेंगे। मेंबर मींस अ मेंबर ऑफ द अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी का मेंबर है उसको हम मेंबर कहते हैं। मिस प्रोक्योरमेंट मींस, अब मिस प्रोक्योरमेंट के क्या मायने इसको देखें। मिस प्रोक्योरमेंट मींस पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है, public procurement in contravention of any provision of this ordinance, any rules, regulations, order or instruction made there under any other law in respect of relating of public procurement। आसान सी चीज याद रखिएगा, मिस प्रोक्योरमेंट क्या है, जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट आप इस ऑर्डिनेंस का, रूल्स का वायलेशन करते हुए करेंगे, जो भी परचेजिंग आप इस ऑर्डिनेंस का, प्रोक्योरमेंट के मायने परचेजिंग के ही होते हैं, ठीक है, तो जो भी प्रोक्योरमेंट आप इस ऑर्डिनेंस का, रूल्स का वायलेशन करते हुए करेंगे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इसका कोई प्रोविजन डिफीट हो रहा होगा, तो वो एक मिस प्रोक्योरमेंट कहलाएगी। मतलब प्रॉपर प्रोक्योरमेंट क्या है कि आपने एज इट इज जैसे इसमें फॉलो स्टेप्स लिखे हुए हैं आप वैसे ही फॉलो करते हुए करें। अगर आप उसमें किसी भी प्रोविजन को डिफीट करते हैं, वायलेट करते हैं, तो सीधी सी बात है वो चीज कहलाएगी मिस प्रोक्योरमेंट, ठीक है। प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है, जो भी चीज रूल्स में प्रिस्क्राइब या ऑर्डिनेंस में प्रिस्क्राइब हुई होती है उसको हम प्रिस्क्राइब। प्रोक्योरिंग एजेंसी बहुत ज्यादा आगे यूज होगा। प्रोक्योरिंग एजेंसी के क्या मायने देख लें, प्रोक्योरिंग एजेंसी का क्या मतलब है। एनी मिनिस्ट्री, डिवीजन, डिपार्टमेंट और एनी ऑफिस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, आसान सा है, कोई भी मिनिस्ट्री हुई, कोई भी डिवीजन डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी ऑफिस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हो गया, वो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी कहलाता है। एनी अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर अ फेडरल लॉ और विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी कॉर्पोरेशन, अथॉरिटी, बॉडी, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करी हो फेडरल गवर्नमेंट के तहत और फेडरल गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करती हो, जैसे कि पीआईए मैंने आपको बताया था, ठीक है, एसएसजीसी, ठीक है, पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, एसएसजीसी, ये तमाम क्या है, ये प्रोक्योरिंग एजेंसी है सबकी सब। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट होती है। ओजीडीसीएल, ये सारी प्रोक्योरिंग एजेंसी है, ठीक है। फिर इसके अलावा पब्लिक फंड, पब्लिक फंड क्या चीज होती है। पब्लिक फंड मींस द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन and includes funds of enterprises which are owned or controlled by the federal government, ठीक है। पब्लिक फंड के क्या मायने, पब्लिक फंड के मायने वो हैं कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड या जो भी पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन होगा, जो भी फंड होंगे ना, आसान से उसमें जो भी प्रोक्योरमेंट का फंड होगा प्रोक्योरिंग एजेंसी का, वो पब्लिक फंड कहलाता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो पब्लिक फंड मीन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब देखिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड कहाँ से आते हैं, लाजमी सी बात है जो आपके टैक्सेस वगैरह होते हैं वही तमाम मिलके पब्लिक फंड बनते हैं ना। आपके जितने भी टैक्सेस वगैरह आप जो गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं वो सबके सब मिलके पब्लिक फंड ही बन रहे होते हैं, ठीक है। कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू आपके टैक्सेस ही है ना। कुछ होता है कि गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रीज भी लगी हुई होती है, वहां से भी रेवेन्यू आता है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज सारी लॉस में होती हैं तकरीबन, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम तो उनकी टैक्सेस हो जाते हैं आपके, तो वही सारी चीजें मिलकर पब्लिक फंड बन रही होती हैं और वही यूज हो रही होती हैं आपकी परचेजेस वगैरह जो भी होती हैं। फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होती है, मींस एक्विजिशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी वर्क फाइनेंस्ड होली और पार्टली आउट ऑफ द पब्लिक फंड अनलेस एक्सक्लूडेड अदरवाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो भी पब्लिक फंड में से प्रोक्योरमेंट की जाएगी वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है। जो भी आवाम का पैसा आपके पास था वो पब्लिक फंड कहलाता है, ठीक है। जो भी पब्लिक फंड, जब भी गवर्नमेंट में आप देखें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बनी हुई होती है जो कि यही सब चेक करती है कि आपने फंड की एप्लीकेशन कैसे कैसे करी है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं इनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी होती है, ठीक है। वो आके चेक कर लेती है कि भाई आपने फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो भी चीज आप पब्लिक फंड में से परचेस करेंगे वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है। हाँ, बाज़ औक़ात होता है कि फेडरल गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर दे, वो एक अलग चीज है, ठीक है,
वो जब तक के फेडरल गवर्नमेंट खुद से एक्सक्लूड ना करे कि भाई ये चीज जो है ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो भी चीज आप पब्लिक फंड में से परचेज करेंगे वो हमेशा पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहलाएगा। रेगुलेशंस मींस जो भी रेगुलेशंस इस ऑर्डिनेंस में दी गई हैं, रूल मींस जो भी रूल इस ऑर्डिनेंस में दिए गए, सर्विस मींस एनी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट अदर देन गुड्स और वर्क। गुड्स की डेफिनेशन ऊपर उन्होंने दे दी है, गुड्स के अलावा कोई भी चीज की प्रोक्योरमेंट होगी वो सर्विस होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक मशीन आपने 10 लाख की खरीदी लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन के पैसे 15 लाख रुपए आ रहे हैं, तो अब देखें ये जो 15 लाख रुपए ना ये सर्विस हो गई, ये उस मशीन की कॉस्ट का, गुड्स में आप इसको नहीं ले सकते क्योंकि हमने ये पहली बात करी थी कि जब हमने गुड्स में लेना है तो हमने ये भी देखना है कि जो इंस्टॉलेशन वगैरह की सर्विसेज है उसकी प्राइस उस प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा ना हो या प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा हो रही है। तो कोई भी चीज जो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगी और उसकी प्रोक्योरमेंट हो रही होगी इसका मतलब है वो सर्विस है। वर्क के मायने, वर्क किसे कहते हैं, मींस एनी कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क कंसिस्टिंग ऑफ इरेक्शन, असेंबली, रिपेयर, रेनोवेशन, डेमोलिशन ऑफ अ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर और पार्ट thereof such as site preparation, excavation, installation of equipment, material, decoration। अब ये तमाम बातें वही लिखी हुई है कि वर्क में क्या क्या है। एक नॉर्मल डेफिनेशन ही है कि एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में सारी चीजें आ जाती है ना, बिल्डिंग खड़ी भी करना, बिल्डिंग को गिराना, बिल्डिंग के अंदर का इंटीरियर, उसकी डेकोरेशन, ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना ये सब वर्क में आ जाती है। सैनिटरी की इंस्टॉलेशन, ठीक है, मुख्तलिफ कलर वाला, ये सारी चीजें उसके वर्क में आ जाएंगी। such as site preparation, excavation, installation of equipment, material, decoration, finishing and includes incidental service such as drilling, mapping, सैटेलाइट फोटोग्राफी। अब देखिए इसमें मजीद उन्होंने कहा कि ये तो वर्क है लेकिन कुछ इंसिडेंटल सर्विसेज अगर किसी वर्क के लिए जरूरी है, जैसे कि ड्रिलिंग हो गई, मैपिंग हो गई, सही है, या फोटोग्राफी हो गई, लेकिन शर्त ये है कि वो जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो कि इंसिडेंटल थी, जरूरी थी, ठीक है, लेकिन उनकी वैल्यू उस वर्क की कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी वैल्यू उस वर्क की कॉस्ट से ज्यादा हो गई तो फिर तो वो सर्विस की डेफिनेशन में चली जाएगी, ठीक है। उस वर्क की कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक प्रोजेक्ट है 10 लाख का तो जो ड्रिलिंग वगैरह, मैपिंग वगैरह की कॉस्ट है वो 12 लाख नहीं होनी चाहिए, वो 10 से कम ही होनी चाहिए। अगर वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो सर्विसेज में चली आएगी, फिर वो वर्क की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। क्लियर है सारी चीजें? आगे बढ़ू सेक्शन 3 पे। अब देखें यहां पे हमने पढ़ा था अथॉरिटी मींस कोई भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी जो कि एस्टैब्लिश हुई है अंडर सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 क्या कहता है हमें? सेक्शन 3 कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट कैसे करनी है, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगी। There is hereby established an authority to be called the Public Regulatory Authority for carrying out the purpose of this ordinance। देखिए ये तो बड़ी आसान सी बात है कि कोई भी अथॉरिटी जो कि एस्टैब्लिश हो इस ऑर्डिनेंस का पर्पस पूरा करने के लिए वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी। अब आगे बोलते हैं द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। देखिए बॉडी कॉर्पोरेट के क्या मायने? लीगल एक्जिस्टेंस होना, ठीक है, लीगली एक्जिस्टेंस होना। बॉडी कॉर्पोरेट के ये मायने होते हैं कि द अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, के अथॉरिटी की एक लीगल एक्जिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा है पीछे सोल पार्टनरशिप बिजनेस हमने देखा था, उसकी कोई लीगल एक्जिस्टेंस नहीं होती। पार्टनरशिप बिजनेस हमने देखा था, उसकी भी कोई सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट के मायने है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होना, कि आपकी लीगल एग्जिस्टेंस हो, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कि परपेचुअल सक्सेशन भी हो। परपेचुअल सक्सेशन के मायने क्या है कि कंटिन्यू उसकी जिंदगी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल उसका एमडी मर जाता है वो खत्म नहीं होगी, उसका कोई मेंबर मर जाता है वो खत्म नहीं होगी, ठीक है, कुछ भी चीज हो उसकी जिंदगी जो है वो परपेचुअल है, कंटिन्यू है। परपेचुअल सक्सेशन के लॉ में ये मायने होते हैं कि जब भी ये वर्ड आता है हम कहते हैं कि इसका मतलब है कोई मर जाए, कुछ हो जाए, इसकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, ठीक है। आपने इसको अकाउंटिंग में गोइंग कंसर्न के नाम से भी पढ़ा होगा। गोइंग कंसर्न अजम्पशन लेते हैं, यहाँ पे हम परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी लीगल एंटिटी होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी और एक परपेचुअल सक्सेशन होगी कि उसकी जिंदगी जो है वो चलती रहेगी, एंड अ कॉमन सील, और उसके पास एक कॉमन सील भी होगी। अब कॉमन सील आप समझे क्या होती है? कॉमन सील बेसिकली एक तरह की स्टैंप ही होती है, लेकिन एक मशीन होती है, ठीक है। उस मशीन से वो सील करते हैं तो वो एक जो इम्पोज हो जाती है जगह ना, जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं आपने अपनी मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे एक एम्बोस हुआ होगा एरिया जो कि होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची
या पंजाब, जो भी फेडरल, जो भी वहां का बोर्ड है, ठीक है, मुझे फेडरल बोर्ड होगा, जो भी बोर्ड होगा, तो वहां पे आप अगर देखें तो वो एक सील लगी हुई होगी, एम्बोर्स होगा। इसी तरह जब आईसीएम में आपको देगा तो आईसीएम में भी एक सील लगाता है अपने मेंबरशिप सर्टिफिकेट के ऊपर या फाइनल सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह एक कॉमन सील होती है हर कंपनी के पास। तो एक अथॉरिटी जो कि लीगल एंटिटी होगी, जिसकी परपेचुअल सक्सेशन होगी, एंड अ कॉमन सील with powers subject to the provisions of this ordinance to acquire and hold property both movable and immovable and sue and be sued by the name assigned to it by subsection 1, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी जिसकी लीगल एंटिटी हो, जिसकी परपेचुअल सक्सेशन हो और कॉमन सील हो, और इसके साथ साथ वो तमाम पावर्स भी एक्सरसाइज कर सकती हो जो कि इस ऑर्डिनेंस ने उसको अलाउ की हुई हो, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या होल्ड करने के लिए, दोनों तरह की, मूवेबल भी इमूवेबल भी, ठीक है। अपने नाम से सू भी कर सकती हो और उसमें सूट भी फाइल हो सकता हो, ये चीज कहलाएगी अथॉरिटी एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। कि एक अथॉरिटी जो है उसको इस तरह का होना चाहिए, इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट होगी कि तमाम चीजें उसके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। कि वो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो, एक उसकी परपेचुअल सक्सेशन भी हो, एक कॉमन सील भी हो, उसके बाद तमाम ऑर्डिनेंस की पावर्स भी हो, प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर सकती हो, एक्वायर भी कर सकती हो, भले वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, अपने नाम से सूट भी फाइल कर सके और किसी पे सूट फाइल कर भी सके। तीसरी सबसेक्शन कहता है, ये बेसिकली सबसेक्शन कहला रहे हैं, 3, सेक्शन नंबर 3, सबसेक्शन 3, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द अथॉरिटी शैल बी एट इस्लामाबाद and it may establish its offices at such other places or places in Pakistan as it may consider appropriate, कि हेडक्वार्टर जो है अथॉरिटी का वो होगा इस्लामाबाद में, और इसके अलावा वो जहां चाहे पूरे पाकिस्तान में जरूरत के तहत ऑफिस खोल सकती है, ठीक है। तो ये सेक्शन है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। अगर कोई भी बॉडी इस तरह की पावर लेते हुए इस तरह से कॉर्पोरेट हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि ये अथॉरिटी है पेपरा। एक तो वो देयर इज हियर बाय एस्टैब्लिश्ड एन अथॉरिटी टू बी कॉल्ड पेपरा, कि कोई भी अथॉरिटी इस ऑर्डिनेंस के पर्पस को कैरी करने के लिए हो और उसके बाद ये तमाम चीजें हो कि परपेचुअल सक्सेशन हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो और तीसरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, ये तमाम चीजें, तो ये चीज अथॉरिटी कहलाएगी। कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील मैंने बताया ना, एक मशीन होती है, स्टैंप लगाने की होती है, जिसको हम सील कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे तो उस पर भी एक सील लगी हुई होगी, वो कहीं से ना एम्बोस हुआ होगा, नाम ही होता है दर हकीकत, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा एम्बोस वगैरह कर देते हैं, कहीं पे गोल्डन स्टिकर होता है, प्रॉपर सील टाइप होती है, एम्बोस होती है, ठीक है। वो एक मशीन होती है, उसमें पेपर रखते हैं, उसको प्रेस करते हैं तो वो इस तरह की सील बन जाती है, ये चीज कहलाती है कॉमन सील। आप देखिएगा अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट, वो भी कॉमन सील उस पर लगी हुई होगी, ठीक है, कि वो एम्बोस हुआ होगा आपके जो भी बोर्ड होगा उसके नाम से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कराची में, तो कराची में है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, तो वो एम्बोस हुआ होगा। परपेचुअल सक्सेशन मैंने बताया ना कि लॉ के तहत परपेचुअल सक्सेशन के मायने होते हैं कि बिजनेस आज भी है, कल भी रहेगा, ठीक है। मतलब ये लाइफ जो है इस बॉडी कॉर्पोरेट की, इस लीगल एंटिटी की, वो कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, वो मर जाता है मालिक, तो वो बिजनेस खत्म हो जाता है। बिजनेस की लाइफ मालिक की लाइफ पे बड़ा डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी लीगल एंटिटी हो जिसकी लाइफ जो है वो डिपेंड ना कर रही हो किसी चीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेंबर मर रहा है, एमडी मर जाते हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसकी लाइफ चलती रहेगी, कंटिन्यू है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्टिव्स। देखिए पेपरा को डायरेक्टिव्स देने की, इंस्ट्रक्शन देने की पावर फेडरल गवर्नमेंट में ही है, उसके अलावा नहीं। द फेडरल गवर्नमेंट में as and when it considers necessary issues directives to the authority on matter of policy and such directive shall be binding on the authority। अब देखिए खास बात ये कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, पावर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास है कि वो पेपरा को डायरेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन फेडरल गवर्नमेंट इशू करेगी, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, पेपरा उसी को फॉलो करने के लिए बाउंड हो जाएगा। अब सेक्शन 5 पे चलते हैं, फंक्शंस।
अब अथॉरिटी आपने एस्टेब्लिश करी है, उसके बेसिकली फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। और subject to the other provisions of this ordinance, the authority may take measures and exercise such powers as may be necessary for improving governance, ठीक है, without prejudice to the generality of the powers conferred by section 1, the authority may, ठीक है। पहली बात तो उन्होंने कह रही है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस के, अदर प्रोविजंस को देखते हुए अथॉरिटी गवर्नेंस, बेसिकली देखें पेपरा कर क्या रहा है, पेपरा एक गवर्नेंस प्रोवाइड कर रहा है कि आपने किस तरह से प्रोक्योरमेंट करनी है, ठीक है। जिस तरह घर में क्या होता है, जो आपके वालिद साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो गवर्नेंस ही तो प्रोवाइड करते हैं कि आपने कौन सा काम किस तरह से करना है, ठीक है। कंपनीज में भी यही होता है कि जो आपके कॉर्पोरेट लॉ बना हुआ है वो क्या करता है, वो कंपनीज को गवर्नेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि भाई आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने तरीकेकारों को लेके चलना है। इसी तरह ट्रैफिक रूल होते हैं, वो भी आपको गवर्नेंस ही प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, ठीक है। तो इन सब का काम, लॉ का काम दर हकीकत आपको गवर्नेंस प्रोवाइड करना ही है। ये बात हमने शुरू में भी पढ़ी थी कि लॉ का काम इंसान को गवर्नेंस प्रोवाइड करना है ताकि वो बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सके। इसी तरह पेपरा का काम भी कंपनीज को गवर्नेंस, पेपरा का काम भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नेंस प्रोवाइड करना है ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी प्रोक्योरमेंट कर सके और उनकी प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी रह सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाद में आपकी प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि करप्शन भी हो जाती है, तो उन सबको रोकने के लिए, उन चीजों को रेगुलराइज करने के लिए पेपरा बनाया गया था कि प्रॉपर गवर्नेंस आ जाए कि अब आपने इसको फॉलो करना है, अगर आप इससे हटते हैं तो इसका मतलब है आपने इसका वायलेशन करा और फिर अब आप सजा के मुस्तहिक हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, द अथॉरिटी मे टेक सच मेजर्स एंड एक्सरसाइज सच पावर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड वर्क्स इन द पब्लिक सेक्टर। यही बात लिखी हुई है कि जो भी अथॉरिटी जब चाहे बाकी प्रोविजंस को भी देखते हुए इस ऑर्डिनेंस के कि किसी दूसरे प्रोविजंस का वायलेशन ना हो, वो जब भी चाहे कि गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए कोई भी मेजर्स ले सकती है, ये उसको लॉ ने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। वो जो मेजर लेना चाहे ले सकती है, लेकिन शर्त ये रखी है कि बाकी किसी प्रोविजन का जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर है वायलेशन ना हो। अगर वायलेशन नहीं हो रहा और वो ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई मेजर ले रही है तो उसके बाद पावर है वो ले सकती है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? एक सवाल आया है, क्लियर है? अच्छा, बताया है उन्होंने, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के पेपरा? ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा पढ़ते हैं, विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ पावर्स कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 1 द अथॉरिटी में। अब अथॉरिटी क्या क्या काम कर सकती है इसको जरा देख लेते हैं। मॉनिटर एप्लीकेशन ऑफ लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट और रिलेटिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट। मॉनिटरिंग करेगी कि आपने लॉ को कैसे अप्लाई करा प्रोक्योरमेंट करते वक्त, रूल कैसे फॉलो करे, पॉलिसीज, रेगुलेशंस आपने कैसे बनाई, प्रोसीजर क्या क्या आपने देखे, वो तमाम के तमाम मॉनिटर करेगी। दूसरा बी, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन of and evaluate laws, regulations, rules, policies and procedure in respect of relating to inspection or quality of goods, services। अब ना सिर्फ प्रोक्योरमेंट है बल्कि उन्होंने ये भी इंप्लीमेंट कराना है और इवेल्युएट भी करना है लॉ को, लॉ के तहत कि जो भी चीज आपने परचेज करी है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रॉपर की गई नहीं की गई। क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज होती है तो क्यूसी जो होता है उसका बड़ा मेन किरदार होता है, इंस्पेक्टर जो होता है इंस्पेक्शन वाला, क्योंकि देखिए वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो वो बड़े काम के लोग होते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, अब हमारे गवर्नमेंट में होता क्या है, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट सड़क तो डाल लेती है
अब सड़क तो अच्छी नहीं डली हुई होती, लेकिन फिर भी जो पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो सड़क डालता है, उसको उसका चेक रिलीज हो जाता है। क्यों रिलीज हो जाता है? जनाब वो इंजीनियर साहब जो होते हैं, इंस्पेक्शन वाले, वो उनके साथ मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल हो रही होती है। तो इंस्पेक्टर जो होता है, ये बड़ी अहम डेजिग्नेशन होती है और इनको तो अपना काम वैसे भी बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मॉनिटर करेगी कि जो इंस्पेक्शन है प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी के, जो भी आप इंस्पेक्शन है वो प्रॉपरली लॉ के तहत की गई है, उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी रही है, वो भी चीजें वो देखेगी। सी, recommend to the federal government revisions in or formulation of new laws, rules and policies in respect of related public procurement। देखिए, अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लगेगा कि आपके लॉ में कुछ अमेंडमेंट आनी चाहिए, कुछ चीजें अपग्रेड होनी चाहिए, तो वो रिकमेंड कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट को। ठीक है, डायरेक्टिव्स हमेशा फेडरल गवर्नमेंट देगी, आप खुद से लॉ नहीं बना सकते, लेकिन आप रिकमेंड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, डी में आ जाए, makes regulations and lay down codes of ethics and procedures of public procurement, inspection or quality of goods, services and ethics। ठीक है, रेगुलेशंस बनाएगी और कोड ऑफ एथिक्स लिखेगी, प्रोसीजर लिखेगी पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, इंस्पेक्शन और क्वालिटी या वर्क से लिंक। ठीक है, इन तमाम चीजों से लिंक वो एक कोड बना देगी, कोड ऑफ गवर्नेंस जो उनका होगा, कोड ऑफ एथिक्स जो उनका होगा, उसको इस ऑर्डिनेंस के अंदर रह के देखें। अब जब ये अपना कोड बनाएंगे तो इन्होंने ये ध्यान में रखना है कि ऐसा कोड ना बनाए जो किसी ऑर्डिनेंस के प्रोविजन को डिफीट करे या वायलेट करे। ठीक है, लेकिन ये रेगुलेशन भी बनाएंगी और एक कोड बनाएंगी, उस कोड के तहत वो इंस्पेक्शन, क्वालिटी वगैरह के एथिक्स को डिफाइन करेंगी कि आपका क्या होना चाहिए। जिस तरह अगर देखिए कोड लाजमी होता है, जैसे कि आईसीएमए का भी एक कोड है ना कि आप इसके अंदर ड्रेस पैंट में ही आ सकते हैं, जीन्स अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये कोड ऑफ एथिक्स है। इसी तरह से ये प्रोसीजर कोड ऑफ एथिक्स बनाएंगे इंस्पेक्शन का कि क्या क्या चीजें किस किस तरह से आपने देखनी है, क्या क्या रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन का एक स्टैंडर्ड जो है प्रॉपर, वो क्या रखना है क्या नहीं रखना, उन तमाम चीजों को रखते हुए ये एक रेगुलेशन बनाते हैं। फिर आपके बाद है मॉनिटर पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस एंड मेक रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है उनको मॉनिटर करना भी इन्हीं का काम है। यही वजह होती है कि बाद में ऑडिट वगैरह पे आते रहते हैं। ठीक है, तो जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है की प्रैक्टिसेस है जो चल रही है, उनको मॉनिटर करना और उनमें गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मजीद लाने के लिए, मजीद अकाउंटेबिलिटी करने के लिए कि उसमें कम से कम करप्शन वगैरह के चांसेस हो। ठीक है, तो उसको रिकमेंड कर सकती है। फिर मॉनिटर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसीज। अब प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या है? वही सारी है जो मैंने आपको बताया है, एसएसजी, ओजीडीसीएल, बीपीएल, ये सारी पीआई, ये सब प्रोक्योरिंग एजेंसीज है। ठीक है, मॉनिटर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसीज एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी है उनकी जो प्रोक्योरमेंट के वक्त परफॉर्मेंस होती है उसको मॉनिटर करना भी इन्हीं का काम है, पेपरा का। ठीक है, अथॉरिटी का काम उनको मॉनिटर करना भी है और उनको मजीद रिकमेंड भी करेंगे कि भाई आपकी ये चीज गलत है, आपको इस प्रैक्टिस को इस तरह से करना चाहिए। जो उनका इंटरनल सेटअप है बेसिकली, फॉर एग्जांपल एसएसजीसी का जो इंटरनल सेटअप है, अगर वो किसी चीज की प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और उनके इंटरनल सेटअप में भी अथॉरिटी को कोई लूप होल्स नजर आते हैं, तो वो उसमें भी उनको रिकमेंड कर सकती है कि आप इस चीज को बेहतर बनाएं इस तरह से। ये भी इन्हीं का काम। Provide and coordinate assistance to procuring agency for developing and improving their institutional framework and public procurement activities। ठीक है जी, वही सेम पॉइंट की तरह ये उसमें ये था कि खुद से रिकमेंड कर सकती हैं, इसमें ये है कि असिस्ट करेंगी, कोऑर्डिनेट करेंगी। ठीक है, अगर कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी इनसे किसी चीज के लिए हेल्प मांगती है कि हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है, अच्छी तरह से इंप्रूव करनी है अपनी परफॉर्मेंस, तो वो इनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और उसमें ये अपनी असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। फिर सबमिट रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट है। ये सबमिट रिपोर्ट्स टू द फेडरल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोक्योरिंग एजेंसीज। जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं
जो भी उनकी एक्टिविटीज थी उस पे एक रिपोर्ट बना के भी गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करते हैं। ये भी इनकी ही पावर है, फंक्शन है कि ये उस फंक्शन है बेसिकली कि ये जो भी प्रोक्योरिंग एजेंसी ने प्रोक्योरमेंट्स की होती हैं उस पर रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को प्रोवाइड सबमिट कराते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास call any functionary of procuring agency to provide assistance in its function and call for any information for such agencies in pursuance of its objective and function। ठीक है जी। किसी भी फंक्शनरी को प्रोक्योरिंग एजेंसी के ये कॉल कर सकते हैं कि उसके फंक्शन में कुछ असिस्टेंस ले लें या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो इनको चाहिए होगी ये उसके लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है। फिर परफॉर्म एनी अदर फंक्शन असाइंड टू इट बाय फेडरल गवर्नमेंट और दैट इज इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल टू एनी ऑफ द अफोर्सेड फंक्शन। कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि ऊपर वाले दिए गए फंक्शंस को पूरा करने के लिए जरूरी हो या फेडरल गवर्नमेंट कोई फंक्शन इनको असाइन करे तो वो करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी। ठीक है। फिर अगला यही सेक्शन दोबारा से गलती से रिपीट हो गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, सर फ्रेमवर्क क्या होता है? स्ट्रक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे आर्किटेक्ट जो तुम्हें एक प्लान बना के देता है जब तुम घर बनाते हो तो वो बेसिकली क्या होता है? एक फ्रेमवर्क बना के देता है। आसान अल्फाजों में स्ट्रक्चर को फ्रेमवर्क कहते हैं। कोई ये क्या पूछा है? राफिया कुछ पूछना चाह रही हैं आप? आपने कोई लिख के मैसेज करा है। क्यों कॉल करते हैं? पॉइंट आई मीन कभी भी कॉल कर सकते हैं। देखिए, इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं ना, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई चीज उनको लग रहा है कि ठीक नहीं हुई, ठीक है, उसमें उनको कुछ लूप होल्स नजर आ रहा है तो सामने वाले थे वो पहले तो इन्फॉर्मेशन लेंगे ना कि आपने ये काम इस तरह से क्यों किया। ठीक है, तो इस पे हमें थोड़ी सी असिस्टेंस प्रोवाइड करें तो वो कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे पीआईए का प्रोक्योरमेंट फंक्शन समझना है कि भाई वो किस तरह से क्या कर रहे हैं, तो अगर उसमें मुझे कुछ चीज नजर आ रही है जो कि थोड़ी सी मेरे जहन को नहीं आ रही तो मैं उनसे एक्सप्लेनेशन ले सकता हूँ ना कि आप इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे या आप किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी होती है तो अगर जब आप कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी अगर फाइनेंशियल्स बनाता हूं और मुझे कोई फिगर जो है वो कोई एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आता है तो मैं उस डिपार्टमेंट हेड को बुला सकता हूं अपने पास कि भाई ये एक्सपेंस आपका कैसे इस तरह इंक्रीज कर गया। जैसे कि अगर तुम फाइनेंशियल बनाओ और तुम देखो कि इस साल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो तुम कॉल करोगे ना यूटिलिटी मैनेजर को कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों इतनी इंक्रीज कर गई, हालांकि प्रोडक्शन तो हमारी सेम है। आप रीजन दे तो फिर वो रीजन देगा सर गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ा दी थी या टैक्सेस बढ़ गए थे, जो भी इस तरह की बात होती है। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो बुलाना पड़ जाता है। ठीक है जी। अब देखिए बोर्ड की डेफिनेशन आपको ऊपर दी हुई थी। बोर्ड मींस द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6। कि बोर्ड क्या है? जो सेक्शन 6 के तहत वजूद में आता है। और सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है जनरल डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड अफेयर्स shall vest in a board and may exercise all powers, perform all functions and do all acts and things which may be exercised, performed or done by the authority। कह रहे हैं जो भी डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें होती हैं, अफेयर्स होते हैं अथॉरिटी के, वो तमाम के तमाम बोर्ड चला रहा होता है। ठीक है, सब के सब बोर्ड ही चला रहा होता है, बोर्ड ही सारी चीजें वो कर रहा होता है। अच्छा, बोर्ड की कंसिस्ट कैसे होगा? द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। फाइनेंस डिवीजन सेक्रेटरी होंगे, चेयरपर्सन होंगे वो। ठीक है जी, जो फाइनेंस डिवीजन होते हैं ये सारी जो है सेक्रेटरीट पोजीशन होती है गवर्नमेंट की, जैसे सेक्रेटरी प्रोडक्शन होते हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन होते हैं, ये वो होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस डिवीजन सेक्रेटरी जो है वो उसके चेयरपर्सन होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन की जो सेक्रेटरी होंगे
ठीक है, जैसे कि जो आपके सेक्रेटरी प्रोडक्शन है ना, पाकिस्तान स्टील मिल वगैरह सब इनके अंडर में ही आ रही होती है, ठीक है, ये आपके मेंबर होंगे। सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन जो होंगे ये आपके मेंबर होंगे। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर मेंबर होंगे। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क मेंबर होंगे। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मेंबर होंगे। 3 मेंबर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, 6 तो ऊपर के मेंबर वो हैं जो कि आपके कंफर्म देंगे इन्हीं लोगों को होना है। जो भी सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन की पोजीशन संभाला हुआ होगा वो आपका चेयरपर्सन होगा, जो कोई भी संभाला हुआ होगा, ठीक है। 3 members from private sector to be nominated by the federal government। और इसके अलावा 3 बंदे ऐसे होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी प्राइवेट सेक्टर से, और एक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। अब टोटल बंदे कितने हो गए? 6 ऊपर हो गए, 3, 6 3 कितने हो गए? 9 और 1 10। टोटल 10 बंदों पे आपका बोर्ड कंसिस्ट हो गया, ठीक है। अब जब पेपर देने जाइएगा तो ये जो 6 बंदे लिखे हुए हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इनके नामों को भी देख लिएगा करंटली ये कौन कौन बना हुआ है। थोड़ा सा आप सेफ साइड पे रहते हुए इनके नाम को भी देखते हुए चले जाइएगा। अच्छा जी, या हाँ, और मैं आपको करंटली भेज भी दूंगा कि इस वक्त हमारा जो पेपरा है उसमें कौन कौन लोग शामिल है उसके बोर्ड के अंदर, ठीक है। बाकी तीसरा पॉइंट, द मैनेजिंग डायरेक्टर शैल एक्ट एज सेक्रेटरी टू द बोर्ड। अब देखिए जो बोर्ड होगा पूरा जो आपका 10 लोगों पे मुश्तमिल है, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा वो पूरे बोर्ड का सेक्रेटरी होगा, ठीक है, सेक्रेटरी की तरह डील करेगा। फिर अ मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर शैल होल्ड office for a period of 3 years and shall be entitled to such terms and conditions as the federal government may determine। कि कोई भी मेंबर जो प्राइवेट सेक्टर से अपॉइंट किया जाएगा वो 3 साल के लिए ऑफिस को होल्ड कर सकता है, एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द फेडरल गवर्नमेंट में डिटरमाइन। और बाकी कंडीशंस जो कि फेडरल गवर्नमेंट उसके लिए जरूरी समझेगी, ठीक है। अब ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही चीजें एमसीक्यूज में उठ के आएंगी, ठीक है, कि जो भी मेंबर प्राइवेट सेक्टर से अपॉइंट होगा वो 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड कर सकता है, और बाकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो कि उसको फेडरल गवर्नमेंट एंटाइटल करेगी। A member from the private sector may, by writing in his hand, address to the federal government, resign his office। कि अगर प्राइवेट सेक्टर के बंदे को रिजाइन देना होगा, ठीक है, तो वो बाय रिटर्न देगा किसको? फेडरल गवर्नमेंट। अब जब रिजाइन देंगे, एक होता है 3 साल का आपका टाइम पीरियड, एक होता है कि एक शख्स अपना 3 साल का टाइम पूरा कर रहा है, उसके बाद वो सीट खाली हो रही है, उस सीट पर अपॉइंटमेंट हो रही है। एक क्या होता है, मेरा टाइम था 3 साल, मैंने 1 साल बाद उस पोस्ट से रिजाइन दे दिया, मेरे 2 साल रह गए अभी। ये जो रिजाइन मेरे बीच में दिया है टेन्योर के, ये कहलाता है कैजुअल वैकेंसी। ये चीज कहलाती है कैजुअल वैकेंसी। A casual vacancy in the office of a private sector member shall be filled by the appointment of another member from the private sector for the residue of the term of his predecessor। कह रहे कि कोई भी अगर कैजुअल वैकेंसी आएगी तो दूसरा प्राइवेट सेक्टर का बंदा अपॉइंट करके उसको रिमेनिंग पीरियड के लिए भरा जाएगा, ठीक है, रिमेनिंग पीरियड पूरा किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं था, 3 साल मेरा टाइम था, मैंने 1 साल बाद रिजाइन दे दिया, बाकी बचे 2 साल। 2 साल के लिए दूसरा बंदा प्राइवेट सेक्टर से अपॉइंट किया जाएगा जो वो बाकी के 2 साल पूरे करेगा, ठीक है। 3 साल पूरे करने होते हैं, उस बीच अगर कोई रिजाइन देता है तो वो चीज कहलाती है कैजुअल वैकेंसी। अच्छा जी, 7 सेक्शन पे आ जाए, मीटिंग ऑफ द बोर्ड। सिक्स क्लियर है? सेक्शन कोई मसला तो नहीं है? ठीक है जी, 7 पे आए। अब बोर्ड की लाजमी बात है, जब बोर्ड होता है तो उनकी मीटिंग्स भी होती है, भले वो कंपनी का बोर्ड हो, भले वो पेपरा हो या कोई भी दूसरा बोर्ड हो, बोर्ड की मीटिंग लाजमी होती है। द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, एक मिनट, एक सवाल है, देखता हूँ जरा।
अच्छा, स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया है वेरी ड्राई एंड टफ। हाँ, ये ड्राई भी है और टफ भी है। क्यों? क्योंकि ये आप डायरेक्ट ऑर्डिनेंस से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई आम फहम जबान में लिखा नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आप जाए डायरेक्ट जाके ऑर्डिनेंस से पढ़ेंगे ना किसी बुक को हटाकर, तो वो भी आपको ऐसे ही लफ्जों में मिलेगा कि उसको खुद से पढ़ के समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो टर्म्स उसमें यूज हो रही होती हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन, कैजुअल वैकेंसी, ये सारी चीजें इसके अंदर डिफाइन नहीं है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको मुश्किल हो जाती है। फिर एक क्योंकि प्रैक्टिकल है, बहरहाल ये इतना मुश्किल आपको लगेगा नहीं। जब मैं आपको वाकई में टेंडर दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार किस तरह से बिडिंग प्रोसेस वगैरह ये सारी चीजें चलती हैं गवर्नमेंट में। ड्राई नो डाउट ये है, और ओवरऑल लॉ का सब्जेक्ट ही ड्राई है, और ऑनलाइन में तो ये ज्यादा ड्राई हो जाता है, क्योंकि लाजमी बात है क्लास का माहौल नहीं होता, ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में ये सब्जेक्ट थोड़ा ड्राई ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मीटिंग। The meeting of the board shall be presided over by the chairperson, or in his absence the member elected by the members shall preside at the meeting of the board। ठीक है, वो कहते हैं बेसिकली मीटिंग जो है आपकी, ठीक है, उसको जो भी चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड होगा वो सदारत करेगा। मतलब हर मीटिंग का एक लीडर, हर मीटिंग को एड्रेस करने का एक लीडर होता है, तो जो भी आपका मीटिंग की सदारत करेगा वो करेगा चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। जो भी चेयरपर्सन होगा, जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन है, ठीक है, या उसकी एब्सेंस में कोई भी मेंबर जिसको बाकी मेंबर इलेक्टेड कर दें, ठीक है, मतलब बाकी जो बोर्ड के मेंबर थे वो इलेक्ट करेंगे, आज आप सदारत कर दे, हम सब एग्री है, तो फिर वो करेगा। दूसरा, 5 members shall constitute a quorum for a meeting of the board requiring a decision by the board। देखें, आपके बोर्ड के टोटल मेंबर 10 हैं, लेकिन कोरम पूरा आपका 5 से हो जाता है। कोरम पूरा होने का मतलब ये होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने मीट कर ली, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 है। फॉर एग्जांपल मुझे बोर्ड में कोई डिसीजन लेना है और मैंने मीटिंग कॉल करी, सिर्फ 3 लोग आए, तो इसका मतलब है वो मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 3 लोग हैं। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए 5 मेंबर का कम से कम होना जरूरी है। अगर 5 मेंबर शामिल हो जाते हैं तो मेरा कोरम मीटिंग का पूरा हो जाता है, ठीक है। अगर 5 मेंबर्स शामिल हो जाते हैं तो मैं कोई भी डिसीजन बोर्ड के थ्रू ले सकता हूं। तीसरा, द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी हेल्ड एट सच टाइम, प्लेसेस एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशन। ठीक है, जो इसके रूल्स में तरीकेकार लिखा हुआ है बोर्ड मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग उसी तरह से आपने लिखी है। अच्छा, 2 स्टूडेंट ने हैंड रेस किया है भाई, सवाल पूछ ले, कुछ पूछना है तो। सर कितने में से 5? बेटा 10 में से 5, टोटल 10 मेंबर पे बोर्ड मुश्तमिल है ना, तो अगर उसमें से 5 प्रेजेंट हो गए तो मिनिमम कोरम आपका पूरा हो गया, आप मीटिंग कैरी कर सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं, कोरम आपका पूरा हो रहा है। कोरम कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है मेंबर्स की, उसको हम कोरम कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट ने भी हैंड रेस करा था, शायद गलती से कर दिया होगा। चल, कहाँ थे हम? जो भी मीटिंग है वो आपने रेगुलेशन, जो रूल में तरीकेकार लिखा है, आपने उसके तहत परफॉर्म करनी है। चौथा, द मेंबर शैल हैव रीजनेबल नोटिस ऑफ टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग एंड मैटर्स ऑन व्हिच अ डिसीजन बाय बोर्ड शैल बी टेकन इन सच मीटिंग। ठीक है, मेंबर को आपने रीजनेबल नोटिस देना है मीटिंग का, ऐसा ना हो आपने आज नोटिस दे दिया कि कल मीटिंग है। एक रीजनेबल नोटिस देना है आपने मीटिंग का, प्लेस बतानी है उनको, और जो भी मैटर डिस्कस होने वाला है वो भी आपने उनको बताना है पहले से, जिसको मीटिंग एजेंडा कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपने उनको प्रोवाइड करना है। कोई भी मीटिंग होती है, कंपनीज में भी अगर होती है, तो उसका एक नोटिफिकेशन निकलता है, उस नोटिफिकेशन में उसकी एजेंडा भी लिखा हुआ होता है, मीटिंग का डेट भी लिखी होती है, वेन्यू भी लिखा होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, एजेंडा बड़ी जरूरी चीज होती है, क्योंकि एजेंडा होगा तो बोर्ड मेंबर भी प्रिपेयर होकर आएगा ना। ऐसा ना हो वो मीटिंग में आया और उसको उस वक्त पता चल रहा हो कि यार ये फैसला होने जा रहा है, तो वो अपना इनपुट भी सही तरह से नहीं दे पाएगा। तो ये प्रिपेयर होकर आना होता है, इसलिए मीटिंग का पहले एजेंडा दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें आप देखिए। पांचवा, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट, एंड इन केस ऑफ अ टाई द मेंबर प्रिसाइडिंग अ मीटिंग शैल हैव अ कास्टिंग वोट।
देखिए जी, पहली बात, जो भी डिसीजन है वो हमेशा वोटिंग पे होता है बोर्ड में। वोटिंग किन की होती है? जो लोग प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए, मेरे टोटल बोर्ड के मेंबर 10 हैं, लेकिन अगर मेरे 5 लोग प्रेजेंट हैं तो मैंने मिनिमम कोरम पूरा कर लिया। अच्छा, 5 से अगर कम है तो मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता मीटिंग में। ये याद रखिएगा, 5 होना मिनिमम लाजमी है किसी भी डिसीजन के लिए, मिनिमम 5। कोई भी डिसीजन मैंने लेना है वो डिसाइड होगा वोट के ऊपर, कि भाई जितने वोट, जो भी वोट होंगे डिसीजन पे वोट आएंगे, यस और नो, उस पर डिसाइड होगा। अगर टाई हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3 इस तरफ हो गए, 3 इस तरफ हो गए, ठीक है, अगर टाई हो जाता है तो फिर मसला ये आता है, फिर अब जो एड्रेस कर रहा था मीटिंग को, जो सदारत कर रहा था ना मीटिंग की, उसके बाद आया था कास्टिंग वोट, कि वो जिसको भी वोट देगा वो डिसीजन मान लिया जाएगा। वो हाँ वालों के उसमें देगा, एग्री वालों के उसमें, तो वो मान लिया जाएगा। वो ना वालों के उसमें देगा तो उसमें मान लिया जाएगा। अगर टाई हो जाता है तो उसके बाद कास्टिंग वोट आ जाता है, ठीक है। और टाई नहीं हो रहा तो फिर तो सीधी सी बात है कि जो मेजोरिटी, प्रेजेंट मेजोरिटी थी उस पर होगा डिसीजन, प्रेजेंट लोगों का वोट, ठीक है। छठा, ऑल ऑर्डर्स, डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी टेकन इन राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द एमडी। जो भी बोर्ड में डिसीजन होता है, ठीक है, जो भी डिसीजन होता है, जो भी मिनट्स होते हैं मीटिंग के, वो तमाम के तमाम एमडी साइन करेगा। रिटर्न में लेंगे आप और साइन होगा, ठीक है। मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी बाकायदा प्रॉपर लिखे जाते हैं। जैसे जैसे आपकी बोर्ड मीटिंग होती है, आप उनके मिनट्स भी प्रॉपर लिखते हैं कि भाई ये चीजें हुई हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग उन्हीं को कहते हैं जो बातें मीटिंग में हुई भी होती हैं, जो डिसीजंस लिए गए होते हैं, ठीक है, उन तमाम को लेते हैं और फिर उस पर एमडी साइन करेगा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ूं मैनेजिंग डायरेक्टर पे, पूछ पूछ के मैं इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट है। छोटा जरूर है लेकिन है थोड़ा सा मुश्किल, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हाथ से ही निकल जाए। तो अगर कंप्लीट समझ में आ रहा है तो जरा बता दें, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। सर क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हमने ये पढ़ा था, अगर ऊपर मैं डेफिनेशन पे दोबारा जाता हूं तो वहां देखें हमने क्या पढ़ा था। एमडी की डेफिनेशन थी ना, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 8। कोई भी शख्स जो सेक्शन 8 के तहत अपॉइंट किया गया वो एमडी कहलाता है। और सेक्शन 8 क्या कहता है ये देख लेते हैं। सेक्शन 8 कहता है द फेडरल गवर्नमेंट शैल सिलेक्ट एंड अपॉइंट अ होल टाइम managing director to serve as a member of the board and shall be responsible for day-to-day administration of authority for such period and on such terms and conditions as the federal government may determine। अब देखिए पावर किसके पास आ गई? फेडरल गवर्नमेंट के पास आ गई है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वही सिलेक्ट करेगी, वही अपॉइंट करेगी एक होल टाइम मैनेजमेंट डायरेक्टर और तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जो है वही डिसाइड करेगी। और एमडी जो है वो पूरा अथॉरिटी की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब देखें ये बेसिकली एमसीक्यू ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, कि कौन फेडरल एमडी अपॉइंट कर सकता है अथॉरिटी का? फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है। सेकंड, सबसेक्शन 2, द मैनेजिंग डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड फॉर 3 years and shall be eligible for reappointment but his total tenure shall in no case exceed 6 years। एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा और अगर आप उसको रीअपॉइंट करना चाह रहे हैं मजीद 3 साल के लिए तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका टोटल टेन्योर 6 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक एमडी ये ना हो कि 6 से ज्यादा टाइम गुजार ले, मतलब एक एमडी एक ही बार सिर्फ रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। उसका टोटल टेन्योर जो है वो 6 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? No person shall be appointed or continue as a managing director if he। अब कौन से लोग हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया कि भाई ये मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते? पहला, has been convicted of an offense involving moral
टर्पिट्यूड, ठीक है। इसके मायने होते हैं विकेट बिहेवियर, तलखी, ठीक है। हैज बीन कॉन्विक्टेड एन ऑफेंस, कोई भी ऐसा शख्स जो कि किसी विकेट बिहेवियर वगैरह में इस चीज में कॉन्विक्ट मुजरिम पाया गया हो। दूसरा देखें, कॉन्विक्ट होना चाहिए, मुजरिम हो किसी ऑफेंस में, ठीक है। सिर्फ इल्जाम लगा हुआ है वो अलग बात है, मुजरिम होना जरूरी है कि जुर्म साबित हुआ हुआ है। फिर बी, हैज बीन रिमूव फ्रॉम सर्विसेज ऑफ मिसकंडक्ट, कहीं और से अपनी सर्विसेज से किसी मिसकंडक्ट की वजह से रिमूव किया गया, ठीक है। हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हुआ हुआ, अगर गौर करें तो ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वाले शख्स मिक्स है इसके अंदर। डी, is incapable of discharging his duties by reason of physical or mental incapacity and has been so declared by a medical board appointed by the federal government, ठीक है जी। फेडरल गवर्नमेंट का जो मेडिकल बोर्ड है, ठीक है, उसने उसको इनकैपेबल डिक्लेयर कर दिया हो कि ये फिजिकली फिट नहीं है या मेंटली फिट नहीं है, तो वो भी शख्स एमडी अपॉइंट नहीं हो सकता जो मेडिकल में फेल हो जाए। Fail to disclose any conflict of interest or within the time provided for such disclosure by or under this ordinance or contravene any of the provision of this ordinance. Conflict of interest हो उसका, ठीक है, वो उसको ना बताए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पेपरा का एमडी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है कि देखिए मैं एफबीआर में काम कर रहा हूँ और मैंने अपनी भी एक टैक्स फर्म खोली हुई है, ठीक है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं वही काम कर रहा हूँ। जैसे कि एक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसान सी एग्जांपल है, मैं अपनी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ परचेज मैनेजर, ठीक है, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ परचेज मैनेजर, फॉर एग्जांपल टोयोटा कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज अ परचेज मैनेजर, ठीक है। और जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो अपनी ही पर्सनल कंपनी से परचेज करवा रहा हूँ, मतलब अपनी कंपनी जहां मैं नौकरी कर रहा हूँ मैं उसी से बिजनेस भी कर रहा हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि मना होता है, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आप वो बताने में नाकाम होते हैं, नहीं बताते, या जो भी टाइम आपको प्रोवाइड किया गया था उस टाइम के अंदर आप नहीं डिस्क्लोज करते, फेल टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एट और विद इन द टाइम प्रोवाइडेड फॉर सच डिस्क्लोजर बाय और अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है, कि जो भी ऑर्डिनेंस ने आपको टाइम दिया है कि अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उसको बता दें इतने मुद्दत के अंदर अंदर या एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप भी इनकैपेबल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं कि आपको एमडी अपॉइंट किया जाए। तो ये पांचों लोग एक्सक्लूड हैं, ये एमडी अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर मजीद पॉइंट नंबर 4, the MD may at any time resign his office by writing under his hand address to the federal government। आसान सा पॉइंट है, एमडी जब चाहे रिजाइन दे सकता है अपने ऑफिस। The MD shall be paid such salary and allowances as the federal government may determine, but his salary and allowance shall not be varied to his disadvantage during his term of office, ठीक है जी। कह रहे हैं कि एमडी जो है वो उसको तमाम सैलरी एंड अलाउंसेस पे होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किए थे, बट his salary and allowances shall not be varied to his disadvantage during his term of office, ठीक है। लेकिन अगर उसने कोई नुकसान पहुंचाया अपने ऑफिस टेन्योर के दौरान तो लाजिमी बात है फिर उसको कोई पेमेंट नहीं होगी। ये आसान अल्फाज में यही बात लिखी हुई कि अगर कोई आपने नुकसान पहुंचाया था अपनी अपॉइंटमेंट सर्विसेज के दौरान, बट हिज सैलरी एंड अलाउंस शैल नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो आपको फिर डिडक्शन करके पे होंगे या नहीं पे होंगे वो देखा जाएगा आपके नुकसान की नौइयत को देखते हुए, ठीक है, कि आपने जो भी नुकसान पहुंचाया होगा उसकी नौइयत को देखते हुए उसको आपको पे हो। फिर the managing director shall not during the term of his office engage himself to any other service, business, vocation or employment, nor shall be he before the expiration of 1 year thereof enter into employment or accept any advisory or consult relationship with any person engaged in public procurement activity, ठीक है।
कह रहे हैं कि जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस अपने आप को किसी भी दूसरे बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं रख सकता, ठीक है, मतलब कहीं और जॉब नहीं कर सकता। अगर वो एमडी बना हुआ है पेपरा का, अथॉरिटी का, तो वो कहीं और उस दौरान जॉब नहीं कर सकता। नर शैल ही बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर, और 1 साल से पहले पहले वो कहीं पे कोई एडवाइजरी भी नहीं दे सकता, मतलब अपनी कोई कंसल्टेंसी फर्म भी नहीं खोल सकता। एक होता है ना प्राइवेट बिजनेस करना, कंसल्टेंसी फर्म, एडवाइजरी फर्म खोल लेना, वो भी वो नहीं कर सकता। और कंसल्ट रिलेशनशिप विद एनी पर्सन इंगेज इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी, ठीक है। बात वही है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अपने ऑफिस एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर के अंदर कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकता। नर शैल ही बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर thereof enter into employment or accept any advisory or consult relation with any person engaged in public procurement activity। ना ही वो 1 साल, देखें एक तो पूरे 3 साल की बात है कि 3 साल के अंदर वो कोई दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करना और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। कंसल्टेंट आपकी एम्प्लॉय नहीं होता, आप उससे एक सर्विसेज लेते हैं जिसकी आप उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, दोनों में फर्क होता है कंसल्टेंट और एम्प्लॉय में। तो 3 साल के लिए वो अपॉइंट हुआ है, जब तक वो आपका एमडी है तब तक वो नौकरी तो कहीं कर ही नहीं सकता। हाँ, लॉ ने उसको 1 साल बाद अलाउ किया है कि वो कंसल्टेंसी फॉर्म में जा सकता है, कि किसी कंसल्टेंसी जगह किसी प्रोक्योरमेंट एजेंसी को या पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी में कोई इंगेज्ड है उसको कंसल्ट कर सकता है, अपनी कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे सकता है। लेकिन देखिए कंसल्टेंसी और एम्प्लॉयमेंट में फर्क है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तो लॉ ने मना ही कर दिया कि तुम कर ही नहीं सकते। कंसल्टेंसी लॉ ने 1 साल बाद अलाउ करी हुई है कि कंसल्टेंसी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मजीद आगे हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर द मैनेजमेंट डायरेक्टर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट देयर शैल बी नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रिटायर्ड। ठीक है, देखिए ऊपर वाला सेक्शन कहता है कि 3 साल के अंदर आप जॉब भी नहीं कर सकते। दोबारा से सुनिएगा, 3 साल के अंदर आप जॉब भी नहीं कर सकते जब तक कि आप यहाँ के एमडी थे। 3 साल के बाद आपका टेन्योर पूरा हो जाता है। तो जब आपका टेन्योर पूरा हो रहा है तो उसके 1 साल बाद लॉ ने कहा है कि आप कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद। थोड़ा सा मैंने पहले हल्का सा अलग बता दिया था, ठीक है, मैं एक वर्ड पढ़ना भूल गया था, ठीक है। तो आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन 1 साल बाद, जो कि प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर कोई दूसरी कंसल्टेंसी है, फॉर एग्जांपल ऑडिट की है, इन सब चीजों की है, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो कंसल्टेंसी है वो आप जॉब खत्म होने के, मतलब पेपरा के अंदर जॉब खत्म होने के 1 साल बाद स्टार्ट कर सकते हैं। 1 साल पहले पहले वो भी स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर मजीद लिखा हुआ प्रोवाइडेड दैट वेयर द एमडी द गवर्नमेंट सर्वेंट there shall be no such restriction on his employment after he has retired or transferred from the post of MD, and where he is from private sector he shall not have any direct or indirect financial interest or have any connection with any company engaged in public procurement activity for so long as he hold office for a period of 1 year thereafter। देखें अब बात क्या खास है, बात यह है कि जनाब बात क्या खास है कि अगर गवर्नमेंट है, देखिए पहली बात उन्होंने क्या करी, पहली बात तो उन्होंने ये करी कि देखो जब तक आप एमडी हो तब तक 3 साल के लिए आप कहीं पे भी नौकरी नहीं कर सकते। मजीद उसमें उन्होंने आगे कहा कि अब जब एमडी से रिटायर हो रहे हो, खत्म हो रहा है टाइम, तो उसके 1 साल बाद कहीं पे पेपरा की कंसल्टेंसी कर सकते हो आप प्रोक्योरमेंट की, अदरवाइज पब्लिक प्रोक्योरमेंट की कंसल्टेंसी भी आप 1 साल तक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे, ठीक है, कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने बैठाया था वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट था, किसी गवर्नमेंट से का एम्प्लॉय रहा था पहले, तो ये जो रिटायरमेंट के बाद वाली रिस्ट्रिक्शन है वो उस पर अप्लाई नहीं होती। यही बात लिखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एमडी द गवर्नमेंट सर्वेंट देयर शैल बी नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रिटायर्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी। मतलब वो जो 1 साल वाली रिस्ट्रिक्शन है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती अगर आपने एमडी गवर्नमेंट सेक्टर से उठाया था। एंड वेयर इज प्राइवेट सेक्टर, और अगर तुम किसी प्राइवेट सेक्टर के थे तो फिर 1 साल तक आप रुकोगे, 1 साल के बाद आप कंसल्टेंसी कर सकते हो पब्लिक प्रोक्योरमेंट की, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। क्लियर ये वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 6 दोबारा से बता देता हूं
कि 3 साल की मुद्दत है आपकी एम्प्लॉयमेंट की, उन 3 साल के अंदर आप कहीं पे जॉब नहीं कर सकते और 3 साल खत्म हो जाए तो फिर उसके 1 साल बाद आप कहीं पे कंसल्टेंसी फर्म वगैरह पब्लिक प्रोक्योरमेंट की खोल सकते हो। 1 साल से पहले पहले नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये 1 साल वाली रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं आती, ये सिर्फ प्राइवेट के ऊपर आती है कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर से एमडी उठे थे, मतलब पहले आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे फिर आपको एमडी लाया गया था इधर। ठीक है जी, क्लियर है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। तो हम 7 पे चलते हैं। अच्छा जी, 7 सेक्शन कहता है हमें द मैनेजिंग डायरेक्टर शैल हैव पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी। अब बेसिकली एमडी की पावर और रिस्पांसिबिलिटी बता रहा है। सब सेक्शन 7 है, सॉरी इससे 7 का सब सेक्शन 7 होगा, हाँ 8 का सॉरी सब सेक्शन 7 है। ये हमें बना रहा है एमडी की पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो पहली पावर और रिस्पांसिबिलिटी को जरा देखते हैं। ए में कहता है एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द पर्सनल ऑफ अथॉरिटी। जितने भी पर्सनल है अथॉरिटी के सबके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, मतलब सबके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल इसी का है। बी exercise in respect of the authority such other management administrative and financial power as deemed appropriate by the authority। और जो भी उसको अथॉरिटी के कामों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल जो भी चीज उसको सही लगती है अप्रोप्रिएट लगती है वो एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। सबमिट द एनुअल बजट प्रपोजल ऑफ द अथॉरिटी टू द बोर्ड। जो भी एनुअल बजट्स होते हैं आपके प्रपोजल होते हैं, बजट लाजमी सी बात है हर कंपनी का होता है, इसका भी एक अथॉरिटी का बजट होता है। ठीक है, कितने बंदे अपॉइंट होने कितने नहीं होने, क्या फंड्स चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहाँ लगाएंगे कहाँ, वो सारा बजट वगैरह जो है वो तमाम का तमाम सबमिट कराना बोर्ड को एमडी की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द अथॉरिटी फॉर द बोर्ड एंड द फेडरल गवर्नमेंट। फिर एनुअल रिपोर्ट बनाना अथॉरिटी के लिए और बोर्ड के लिए और अथॉरिटी के लिए, तो गवर्नमेंट के लिए ये बनाना भी एमडी की जिम्मेदारी। एक्सरसाइज सच पावर एज बोर्ड में डेलीगेट टू हिम। बोर्ड जो भी उसको पावर देगा वो उसको एक्सरसाइज करने करेगा, जो भी बोर्ड उसको पावर देना चाहे दे सकता है, वो उसको एक्सरसाइज करेगा। एंड अब ई और एंड साथ साथ है। Act on behalf of authority in any emergency subject to the obligation to report such actions to the board at in the next meeting and seek to the board ratification of any action so taken। ठीक है, कहते हैं कि देखें पहला ई पॉइंट में उसने कहा कि वो तमाम पावर जो भी बोर्ड उसको ऑथराइज करेगा वो तमाम की तमाम वो यूज कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल आती है तो वो अथॉरिटी के लिए इमरजेंसी में स्टेप ले सकता है। लेकिन नेक्स्ट बोर्ड में अब इमरजेंसी की सूरत हाल में क्या हो रहा है, देखिए एक अथॉरिटी वो है जो उसको बोर्ड ने डेलीगेट करी है कि आपने इसके अंदर रह के काम करना है। इमरजेंसी की सूरत हाल में लाजमी सी बात है मैं उस अथॉरिटी से बाहर जाऊंगा, क्योंकि मुझे इमरजेंसी हो गई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बोर्ड मीटिंग कॉल करूं और ये सारी चीजें अप्रूव कराऊं। तो मैंने क्या करा, एक अथॉरिटी से बाहर किया, जिस तरह आपने एजेंट वगैरह में भी पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मैं जब अथॉरिटी से बाहर गया अपनी इमरजेंसी की सूरत हाल में, तो फिर नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें मैंने जो स्टेप लिया था उसको मुझे बोर्ड से रेटिफाई कराना पड़ेगा। और रेटिफाई आपको पता है क्या होती है, सब्सिक्वेंट एडॉप्शन। ठीक है, किसी भी एक्ट को रेटिफाई करना मतलब सब्सिक्वेंटली उसको अडॉप्ट करेगा बोर्ड। क्योंकि ठीक है उस वक्त इमरजेंसी थी, मैं बोर्ड से अप्रूव कराने जाता तो सिचुएशन बिगड़ सकती थी। मैंने कोई भी स्टेप ले लिया इमरजेंसी में एक सेफ गार्ड के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, ठीक है, चीजों को कंट्रोल करने के लिए। तो अब मुझे जरूरी है कि मैं बोर्ड से उसको अप्रूव कराऊं नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर। क्लियर है जनाब। फिर इसका सेक्शन 9 है फंड। ठीक है, लेकिन ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अगर मैंने अभी पढ़ाया तो आप लोग को और ज्यादा बोरियत हो जाएगी और टाइम भी सिर्फ 15 मिनट ही रह गए। नेक्स्ट क्लास में ही आपका ये एंड हो जाएगा, पेपर ऑर्डिनेंस आपका पूरा एंड हो जाएगा, रूल्स हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, फिर हम रूल्स स्टार्ट करेंगे। रूल भी तकरीबन 3 क्लासों में चलेंगे, रूल भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद 2 क्लास होगा आपका, तकरीबन लीगल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान होगा, 2-3 क्लास होगा। वैसे तो 2 का है लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं उसमें कुछ थोड़ा और ज्यादा काम करा दूं, लुकमान बेग वगैरह को भी थोड़ा सा देख लें हम, तो वो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि आपका पेपर मार्च में, आपके पास टाइम काफी ज्यादा है। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें मुझसे, वरना यहीं पे मैं क्लास को एंड करता हूँ।
अच्छा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोबारा से, वरना आप भूल जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एग्जांपल्स वगैरह लिखी हुई थी, इसमें जो भी एग्जांपल्स हैं वो मैं दे रहा हूँ, लिखी हुई नहीं होंगी कुछ भी। फैब में पेपर, अच्छा फैब में होगा, मैंने तो मार्च सुना था। चले ठीक है सर, चले तो आपका कोर्स तो एंड हो जाएगा ना, आपका तो जनवरी की क्या मिड से भी पहले हो जाएगा या मिड में हो जाएगा, क्योंकि एक तीन क्लासों का 4 क्लासों का पेपर रह गया है, उसके बाद आपका लीगल स्ट्रक्चर है बस, और कुछ भी नहीं बचा आपका। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर एंड करूं। अनस एजाज हैंड रेस किया हुआ है, क्वेश्चन पूछ लो अगर पूछना है तो। हैंड रेस पे नहीं होता, डायरेक्ट चैट पे क्वेश्चन लिखना होता है इधर। चलें जी, यहीं तक रखते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। अल्लाह हाफिज।